जय जोहार, जय हिंद। 100 डे CGPIC चैलेंज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कर रहे हैं डे 24। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक से है। और कल जैसे हम लोग ने फाउंडेशन पढ़ा, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, संगठन और प्रबंधन। संगठन के सिद्धांत, संगठन के दृष्टिकोण, संगठन की संरचना, प्रबंधन, उसमें नेतृत्व, नीति निर्धारण, निर्माण, नीति निर्माण, अ, अ, निर्णय का निर्माण, डिसीजन मेकिंग। उसके बाद प्रशासनिक प्रबंधन के उपकरण, जो कोऑर्डिनेशन, डेलीगेशन, कम्युनिकेशन, ऑब्जर्वेशन, मोटिवेशन, बहुत सारे जो चीज़ ज़रूरत होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो चीज़ रहता है ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, उसका ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल कौन सा यूज़ करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसमें जो अलग अलग तमाम तरह के यूनिटी इन कमांड्स, जो जो कमांड में यूनिटी, एक बॉस है और वो क्लियर कम्युनिकेशन कर रहा है, तो एक अथॉरिटी होना चाहिए। ये कौन है? हेनरी फॉयल ने कहा है, तो इसको पढ़ना रहता है। दूसरा, स्पेन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के दायरे, मतलब एक बॉस है तो 6 7 8 लोगों को ही वो सबनेट को मैनेज कर सकता है। तो ये क्या है कि मैनेजर का जो मैनेजमेंट का लिमिट को बताता है। उसके बाद हायरार्की होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में हायरार्की होना चाहिए, ठीक, टॉप से बॉटम, उसके बॉट जो हायरार्की, तो क्लियर चेन ऑफ अथॉरिटी, ताकि वो जो अथॉरिटी है वो क्लियर चेंज, कोई डिसीजन ले तो वो नीचे तक पूरा परकोलेट हो। उसके बाद एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, समन्वय, कि ये इसेंशियल है। क्या है कि हायरार्की में रहेगा तो ऊपर ऊपर वाले बॉस कुछ बोल रहे हैं, नीचे वाले तक पहुंच रहा है, उसके बीच पूरे कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल है। नेक्स्ट जो रहता है टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन का अप्रोच। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन का अप्रोच कैसे, अगर क्लासिकल अप्रोच को देखेंगे तो वेबर का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, या फिर कल जो फाइल्स का जो POSDC कॉर्न जो हम लोग ने पढ़ा है, वो चीज़ हो सकता है क्लासिकल। दूसरा क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटर एक ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी लेके आ सकता है, जिसमें ह्यूमन, जैसे गवर्नेंस विथ ह्यूमन फेस जो बोलते हैं, जो एल्टन मायरो ने दिया है, जो हावथ्रोन एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया है, ये आपको पता रहना चाहिए। तीसरा है जो इम्पोर्टेंट है, सिस्टम अप्रोच। और ये सिस्टम अप्रोच बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर जगह पे यूज होता है। और ये जो सिस्टम अप्रोच क्या है कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो पूरा प्रशासन को एक लिविंग ऑर्गन की तरह मानता है, एक ऑर्गन के तरह मानता है। और अलग अलग सिस्टम रहते हैं, जैसे हमारे अलग अलग अंग रहते हैं, और शरीर में अलग अलग अंग होने के बाद भी सब में समन्वयक हैं, और वो सब अपना अपना स्पेशल फंक्शन के थ्रू कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। तो ये दृष्टिकोण जो है, ये बेर्नार्ड जी ने बताया था, तो वो आपको पता रहना चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन की संरचना। इसमें संरचना कैसे रहेगा, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो उसमें लाइन स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे कि डायरेक्ट कमांड फ्लो होता है लाइन स्ट्रक्चर में, जैसे कि आर्मी में डायरेक्ट कमांड, आपने आर्मी के चीफ ने बोल दिया तो उसको करना पड़ेगा उसके सिपाही को। दूसरा, फंक्शनल स्ट्रक्चर हो सकता है, कार्यात्मक संरचना। इसमें क्या होता है कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट के स्पेशलाइजेशन के हिसाब से बांट दिया जा रहता है, ठीक है। तो ये डिवीजन ऑफ स्पेशलाइजेशन हो जाता है, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, अलग अलग एक्सपर्ट ग्रुप यहाँ पे रह के काम कर सकते हैं। तीसरा, लाइन एंड स्टाफ, इसमें दोनों का बैलेंस होता है, कमांड और एडवाइस का। जैसे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में आपको दोनों मिलेंगे, एक जो एडवाइज़र रहते हैं वो बहुत सारे एक्सपर्ट रहते हैं, फ्री मार्केट से लेके आते हैं, या तो फिर किसी एकेडमिया से रहते हैं। और दूसरा क्या है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एक स्ट्रक्चर में रहते हैं। तो ये लाइन एंड स्टाफिंग मॉडल रह गया। और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स में क्या रहते हैं कि डुअल अथॉरिटी रहता है, इसमें प्रोजेक्ट रहता है और फंक्शन रहता है। तो आपका पूरा गवर्नमेंट का सेटअप अब जानते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है, अलग अलग मंत्रालय रहते हैं, और एक मैट्रिक्स के रूप में अपने स्पेशल प्रोजेक्ट के रूप में और फंक्शन के रूप में कार्य करते हैं। फॉर एग्जांपल, कल आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो आपको पूरा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को भी संभालना पड़ेगा, साथ ही साथ कुछ नया योजना भी लेके आना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारी क्रिएटिविटी, इनोवेटिव कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है जो मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो लीडरशिप होता है, लीडरशिप और जो नेतृत्व।
और उसके भी सिद्धांत हैं, जैसे कि जो ट्रेड सिद्धांत मतलब गुण सिद्धांत, जैसे कि कार्ल कार्लियर लियर ने बोला था कि लीडर्स आर बॉर्न, मतलब लीडर्स लीडरशिप क्या है कि बच्चे जन्म से हो सकता है या फिर बॉर्न वो लीडरशिप रहता है ये। लेकिन आज के आधुनिक युग में ये वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको रिजेक्ट कर दिए हैं। बिहेवियर थेरीज जो बोलते हैं कि जो लीडरशिप है और लीडरशिप स्टाइल अपने बिहेवियर के थ्रू या तो फिर जो ट्रेट है या फिर जो गुण है आप समय के साथ सीख सकते हैं। लीडरशिप स्टाइल अलग अलग लोगों का अलग अलग लीडरशिप स्टाइल होता है, उसके हिसाब से वो प्रबंधन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। एक जो ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप होता है, जो जो कि इंस्पायरिंग विजन के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो उनके विजन के थ्रू अपना लीडरशिप और नेतृत्व दिखाते थे। ठीक। बर्नार्ड्स का जो दृष्टिकोण है उसके बारे में है कि जो लीडरशिप होता है कम्युनिकेशन उसके सबसे इसेंशियल फीचर होता है। तो यानी कि लीडर्स का सबसे बड़ा जो अगर स्ट्रेंथ बोला जाए तो कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी जी इतने बढ़िया ऑरेटर हैं, इतने अच्छे तरीके से अपने बातों को लोगों के सामने रखते हैं, तो ये क्या हो गया, लीडरशिप का उनका स्टाइल है। तो एक कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट बताए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है पॉलिसी डिटर्मिनेशन। ठीक है, मैनेजमेंट में पॉलिसी डिटर्मिनेशन, मैनेजमेंट का काम ही रहता है नए नए इनिशिएटिव लेना, नए नए पॉलिसी बनाना। तो नीति निर्धारण उसमें उनका रोल क्या होता है, एग्जीक्यूटिव वर्सेस पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव वर्सेस ब्यूरोक्रेसी। अगर हम लोग पॉलिटिकल सेटअप के हिसाब में देखें, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देखा जाए तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी भी होता है। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ब्यूरोक्रेट्स जैसे IAS हो गए, लेकिन पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं मंत्री लोग रहते हैं, यहाँ पे। तो ब्यूरोक्रेट्स जो है उत्तरदायित्व होते हैं एग्जीक्यूटिव के लिए, और एग्जीक्यूटिव जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है वो पार्लियामेंट के रूप में होते हैं, तो उसके भूमिका। उसके बाद पॉलिसी साइकिल, ठीक है, लॉस बिल में जो बताया था उसका पॉलिसी साइकिल बताया है कि पहले सबसे पहले आपको कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, समस्या क्या है, उसके बाद पॉलिसी को फार्मूलेट किया जाता है, उस समस्या को दूर करने के लिए अब पॉलिसी बनाया जाता है, उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाता है उसको पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में, और उसका इवोल्यूशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं जैसे कि नीति आयोग हो गया, थिंक टैंक बॉडी हो गया, ये और कई सारे NGOs हैं, वो पॉलिसी कई बार प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और सरकार को देते हैं, और वहाँ पे थिंक टैंक बॉडी वो सोचता है, बहुत विचार करता है और पॉलिसी को फार्मूलेट करता है, और फिर उसको क्रियान्वित के लिए क्या है कि जो मिनिस्टर हैं वो नियम लॉ बनाते हैं संसद में, फिर पारित होता है और उसको फिर ब्यूरोक्रेट एग्जीक्यूट करते हैं, और साथ में उसके बाद फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है, इंटरनल ऑडिट होते रहता है। नेक्स्ट जो है मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण करना। तो डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसके लिए एक रैशनल मॉडल दिया गया है, वो आपको पता ना चलना चाहिए, हर्बर्ट सीमन का। ठीक, इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी जो डिसीजन मेकिंग करते रहता है उसके पास कंप्लीट फुल इन्फॉर्मेशन नहीं रहता, लेकिन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन में हमको अपना रैशनैलिटी का यूज़ करके, तथ्य फैक्ट को देख के वो डिसीजन लेता है। दूसरा तरीका होता है डिसीजन मेकिंग में एक मॉडलिंग थ्रू, मतलब क्या है कि इंक्रीमेंटल मॉडल है, क्या है मतलब धीरे धीरे चेंज करते हैं उसमें। ठीक, तो ये होता है। तीसरा क्या है, गार्बेज कैन मॉडल, एक मॉडल है, कोहेन का मॉडल है। तो अलग अलग जो डिसीजन लेने का मॉडल है उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है जो इंस्ट्रूमेंट, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे जो जड़ होता है, जो जो कैसे करके पूरा प्रशासन चलेगा, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन का तरीका और उसके लिए कोऑर्डिनेशन। तो ये गुलिक ने डिफाइन किया है कि इसेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन। बिना कोऑर्डिनेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट क्या है कि एक दूसरे से अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे, अलग अलग हॉरिजेंटली भी वर्टिकली भी। तो ये इसके बताया पर्पस क्या है कि हार्मनी स्थापित करना, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग मिनिस्ट्री में, अलग अलग यूनिट में हार्मनी स्थापित करने के लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। उसका मेथड क्या हो सकता है कि कमेटी बना सकते हैं, अलग अलग कमेटी बना सकते हैं, अलग मीटिंग हो सकती है, बार बार मीटिंग होगा उस प्रॉब्लम के लिए, या तो फिर आईसीटी टूल्स का जो जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, जीमेल का यूज़ करके ये कोऑर्डिनेशन दुरुस्त किया जा सकता है।
अगला जो टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट है, अगला जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है डेलीगेशन, कम्युनिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर हम लोग डेलीगेशन बोलेंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो बना है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या है कि अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है। अथॉरिटी का मतलब डिसीजन मेकिंग, जो जो लेजिटिमेट डिसीजन मेकिंग का। तो एक अथॉरिटी का है, साथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है वो, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना अकाउंटेबल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेलीगेट मतलब अगर आप किसी को, कोई आईएएस है, अपने एसडीएम को क्या है, बहुत सारे कार्य को डेलीगेट करते हैं क्योंकि वो अथॉरिटी का यूज़ करते हैं और उसको दूसरे को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। बाद में क्या है कि एसडीएम से कलेक्टर क्या मांगता है, उसका अकाउंटेबिलिटी मांगता है कि भैया ये काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा जो चीज़ है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा उतना ही स्ट्रक्चर वे में चलेगा एडमिनिस्ट्रेशन, और कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम होंगे और इफ़िशियंसी बढ़ जाएगा। तो एक फॉर्मल तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है, एक इनफॉर्मल तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है। फॉर्मल तरीके का कम्युनिकेशन में आपका क्या है कि जो जीमेल के थ्रू या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपने गैजेट के थ्रू लेके आता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जैसे कि मोदी जी हो गया या फिर गवर्नमेंट ट्विटर में ट्वीट कर दिया, ये हो सकता है। फॉरवर्ड होता है, डाउनवर्ड हो सकता है और हॉरिजेंटल होता है, क्योंकि हायरार्किकल सिस्टम होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है कि हायरार्की में रहती है अलग अलग, तो ये फॉरवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड हो सकता है कम्युनिकेशन। तीसरा है ऑब्जर्वेशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इससे क्या है कि एक फीडबैक लूप के कारण क्या है कि जो हम लोग ने पॉलिसी बनाया है, जो डिसीजन लिया है, उसको आपको सुपरवाइज़ करना पड़ता है, मॉनिटरिंग करना पड़ता है और फील्ड विजिट करना पड़ता है, जिसके थ्रू क्या है कि वो अच्छे से उसका क्रियान्वित हो पा रहा है कि नहीं, देखने के लिए। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग मशीन तो है नहीं और ह्यूमन है, और ह्यूमन है तो ह्यूमन का इमोशन रहेगा, कोई रैशनल, तो इमोशन, तो क्या है कि मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको एक सिस्टम को अटैच करना है उसके, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में जो अटैचमेंट आ जाता है, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ये रहता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक ट्रस्ट कर रही हैं। बट सिस्टम के अंदर लोगों को डे टू डे काम कराने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और उसमें क्या है कि मैस्लो का जो हायरार्की, जो नीड्स है, 5 नीड्स के बारे में बताया है, वो आपको पढ़ना रहता है। हेजरबर्ग का जो सिद्धांत रहता है कि मोटिवेशन बते हाइजीन्स, ठीक। तो ये कुछ ग्रोथ वैल्यूज़ को ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इसमें प्रमोशन का, रिकॉग्निशन की बात होती है तो आपको पढ़ना रहता है। तो मैकग्रीवर थ्योरी रहता है जिसमें थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई के बारे में बात किया गया है। तो इस तरीके से हम लोग ने कंप्लीट किया कि जो सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग ने मैनेजमेंट को देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को देखा। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए आपको जो लिखना है, डिफाइन कोऑर्डिनेशन। तो समन्वय की परिभाषा दीजिए। कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं, आपको 2 नंबर में लिखना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 4 नंबर में लिखना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन विथ एग्जाम्पल। तो रेखीय और कार्यात्मक संगठन में अंतर स्पष्ट कीजिए उदाहरण सहित, ये आपको लिखना है। तीसरा जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, एक्सप्लेन द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डिड इट डिफर फ्रॉम क्लासिकल अप्रोच। तो संगठन के मानवीय संबंध दृष्टिकोण को व्याख्या कीजिए और यह शास्त्रीय या क्लासिकल दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है, आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए जो आपको लिखना है वो है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन इंश्योरिंग इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने में संचार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 15 नंबर के लिए जो आपको प्रैक्टिस करना है, पहला, ऑर्गेनाइजेशन इज द फ्रेमवर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट इज इट्स डायनेमिक एस्पेक्ट, डिस्कस विथ सुटेबल इलिस्ट्रेशन। संगठन प्रशासन का ढांचा है, प्रबंधन उसका गतिशील पहलू है, उपयुक्त उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। और या फिर आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, मोटिवेशन इज द की ड्राइवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एग्जामिन इन द लाइट ऑफ मास्लो एंड हजरबर्ग्स थेरीज। प्रेरणा प्रशासनिक दक्षता की मुख्य प्रेरक शक्ति है, मास्लो और हजरबर्ग के सिद्धांतों के
के प्रकाश में विवेचना कीजिए। तो ये आप लिख सकते हैं और हमारे 100 डे चैलेंज में आप डायरेक्टली हमको सेंड कर सकते हैं। जो वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, उसमें आप ये डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।